सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप जी। तो यार हम ऑप्टिक्स कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम अपना रे ऑप्टिक्स कंक्लूड करने जा रहे हैं, मतलब कि रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये जो आपका लेक्चर होगा आज वाला वो होगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। और ये जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर है ये आपका सिर्फ जेई मेंस ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये एडवांस में नहीं आता है। इसका मतलब हम इसके अंदर ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट कट टू कट पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है भाई क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, नंबर आने चाहिए और रैंक आनी चाहिए। ठीक है। जनरली क्या करते हैं बच्चे यार, इस टॉपिक को मिस कर देते हैं कि यार ये तो टफ है, हो नहीं रहा, टफ है। तो आज देखना, आज आप 20-25 मिनट अपने लगा लो, आपको गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन नहीं मिस होगा। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यार सबसे पहली चीज आती है, जो हमारे ह्यूमन आई होती है उसके अंदर होता है लेंस। अब लेंस कौन सा वाला होता है कि भाई कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है। जैसे कि यार आपको पता है यार, हमारी जो आई लिमिट होती है विजुअल की वो होती है भाई इंफिनिटी तक हम देख सकते हैं। ठीक है, इंफिनिटी टू। और जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है ना देखने को होता है नॉर्मल आई का, है ना, वो होता है 25 mm। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर आप अपोजिट भी कर लो कि यार हम सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, लीस्ट वैल्यू से। 25 टू इंफिनिटी सेम बात है। तो यार हम पास का भी देख पा रहे हैं और दूर का भी देख पा रहे हैं, वो भी एक ही लेंस से। तो यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना, सिर्फ एक लेंस की वजह से। तो यार क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन आई है इसके अंदर होती है सिलियरी मसल्स। क्या नोट करना, सिलियरी मसल्स। अब यार ये क्या कराती है, ये हमारी फोकल लेंथ चेंज कराती है। ध्यान देना, फोकल लेंथ चेंज कराती है सिलियरी मसल। ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और ये एक्सपेंड भी करती है, जिसकी वजह से मेरे लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है। ठीक है, और इसी चीज को मैं बोलता हूं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन तो शॉर्ट में लिख लेना भाई, चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ बाय ह्यूमन आई। अब देखो ये आपका सपोज ह्यूमन आई है, ये आपका आगे की तरफ लेंस लगा हुआ है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजिबल में एलडीडीबी। अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, और ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी रेज गई और आपका रेटिना के ऊपर क्या बन गई, इमेज बन गई भाई। ठीक है, पता है रेटिना के ऊपर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। और वहीं पे अगर मेरी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से लाइट आई भाई, ये फिर से आपकी सेम ह्यूमन है और तब भी आपकी क्या बन गई भाई, इमेज बन गई। यहाँ पे बना देते हैं, तब भी यार आपकी इमेज बन गई किस पे, रेटिना पे। तो ये हो किसकी वजह से रहा है भाई, जो सिलियरी मसल से क्या कर रही है, अपनी फोकल लेंथ को क्या कर रही है, एडजस्ट करा रही है। ठीक है, अब यार इतना बेसिक बहुत है ह्यूमन आई के लिए। ठीक है, अब यार पढ़ते हैं डिफेक्ट्स इन आई। डिफेक्ट्स इन बेसिक और थोड़ा ह्यूमन आई सही से लिखते हैं, ह्यूमन आई। यार देखो पहला वाला है यार मायोपिया, नियर साइटेडनेस। अब यार इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है यार बच्चों को, यार मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एक में पास का दिखता है एक में दूर का नहीं दिखता, तो कैसे याद करें। तो देखो यार, जो जनरली हमारी यंग एज होती है, ठीक है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपके क्लासमेट्स को बहुत सारे को स्पेक्टिकल्स लगे हुए होंगे, उनको यार जनरली दूर का नहीं दिखता है। ध्यान रखना, उनको दूर का नहीं दिखता है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ तो वो स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं। तो मतलब अपनी यंग एज में ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पीपल को जो होता है वो होता है यार आपका मायोपिया। तो छोटी उम्र में हो रहा है तो वर्ड भी देखो छोटा है यार, मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा बड़ा वर्ड, हाइपरमेट्रोपिया इसका मतलब वो बड़े लोगों को हो रहा होगा। बड़े लोगों को क्या होता है यार, आपने देखा होगा आपके दादाजी या आपके जो फूफा जी वगैरह, मामा जी, उनको यार जो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको दिखता नहीं है, अपना जब फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक करते हैं तब भी नहीं दिखता। इसका मतलब उनको पास वाली चीजें नहीं दिख रही है, तो उनको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है,
थोड़ा उल्टा लग रहा है यार पढ़ने में ना, इसलिए हिंदी वाला सॉर्टेड है। क्या बोलते हैं यार इसको, दूरदृष्टि दोष है ना, इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज है। तो अगर नियर लिख रहा है, हाँ भाई पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा। तो यार इसके अंदर हम कौन सी वाली लेंस यूज करेंगे, पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं। भाई आपको यहाँ से इमेज आ रही है और क्या हुआ, आपकी इमेज पहले ही बन गई, रेटिना से पहुंचने से पहले इमेज बन गई। तो यार यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है, एक कन्वर्जिंग मिरर की जरूरत है, डाइवर्जिंग, ऑब्वियसली यार डाइवर्जिंग मिरर की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो आपने क्या करा, इस बार आपने तो डाइवर्जिंग मिरर का वो कौन सा होता है आपका, कॉनकेव, सॉरी मिरर नहीं लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, ये कॉनकेव। और भाई ये आपकी आए, इसने इसको डाइवर्ज किया तो कुछ हद तक, और एंड में तो कन्वर्ज ही होनी है भाई। तो कहाँ पे बन गया, आपकी इमेज बन गई रेटिना पे, ठीक है। सेम पढ़ते हैं, ऊपर से रब करते हैं। दूसरा है आपका हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं यार फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब यार फार का दिख रहा है, मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, मतलब इसका अपोजिट, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको भाई, निकट दृष्टि दोष, है ना, पास का नहीं दिख रहा है ना। तो ये हाइपरमेट्रोपिया। तो यार इसके अंदर क्या हो होगा आपका, बनाते हैं लेंस, ये आपके ह्यूमन है, ये आपका लेंस, और यहां से आप देख रहे हो ये यहां से आपकी रेज गई और ये कन्वर्ज ही नहीं हो पाई, ठीक है, ये रेटिना पे मिल ही नहीं पाई। तो क्या करेंगे यहाँ पे यार, एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, दैट इज योर कॉनकेव लेंस। तो भाई अब बनाते हैं इसका, ये इसने कुछ कन्वर्ज किया और फिर इसने कुछ कन्वर्ज किया और फाइनली आपकी इमेज कहाँ पे बन गई भाई, रेटिना पे बन गई और आपको अब अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब आपका थर्ड होता है यार एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म जो आपका कॉर्निया होता है बेसिकली होता है स्फेरिकल शेप का, लेकिन कुछ भी डिफेक्ट्स की वजह से या कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से वो स्फेरिकल नहीं रह पाता है। अब वो स्फेरिकल नहीं होगा तो यार आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपको ये प्रॉब्लम होगी अगर आपको कोई ग्रिड शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ग्रिड शेप्ड ऑब्जेक्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यार है तो डिफेक्ट ही है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं और आपका ये डिफेक्ट भी क्योर हो जाता है इससे, सिलेंड्रिकल लेंस, है ना। अपने अपने लाइन में नोट्स जरूर बनाते रहना, ठीक है ना। अब यार जो लास्ट डिफेक्ट है आपका वो है प्रेसबायोपिया। लास्ट डिफेक्ट इज योर प्रेसबायोपिया। अब यार ये वाला डिफेक्ट जो होता है ना जनरली होता है ओल्ड एज में। अब ओल्ड एज में क्या होता है, जो आपका नियर पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे आपका नॉर्मली अभी बताया मैंने, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए क्या होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एवरेज पे निकाला गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है आपका नियर जो पॉइंट है, नियर पॉइंट वो शिफ्ट हो जाता है, नियर पॉइंट इज शिफ्टेड अप टू 200 सेंटीमीटर। और जनरली किसी में होता है यार, ओल्ड एज पीपल के अंदर होता है। अब पता एक बार जेई में क्वेश्चन भी आया था ऐसे करके, दीज आर द फॉलोइंग डिफेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओल्ड एज पीपल, ठीक है। तो वहां पे आपको सारे ऑप्शन दे रखे थे कि भाई कौन सा वाला ओल्ड एज वाले पीपल को होता है। तो यार सीधा ऑप्शन था क्या, प्रेसबायोपिया, ठीक है। क्या होता है भाई, नियर पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाता है। चलो सिंपल था, आगे बढ़ो। अगर तो हमने हेडिंग तो डाल दिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अभी तक हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब ले आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। सबसे पहला यार आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डेफिनेशन आपको पता है भाई, दूर की चीजों को
पास ले आता है, या फिर दूर की चीजों को थोड़ा मैग्नीफाइड दिखाता है ना। पास ले आने का सेंस है मतलब वर्चुअली पास ले आता है ना। दिस इज योर कंपाउंड, सॉरी पहले सिंपल पढ़ेंगे, कंपाउंड भी पढ़ रहे हो पहले, है ना, पहले पढ़ेंगे भाई सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यार सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर यार सिंपल हम एक लेंस यूज करेंगे। यहाँ पे आपका कहीं एक ऑब्जेक्ट होगा और हम इधर से इमेज बनाएंगे उसकी। यहाँ पे आपका आई होगा, और ये आपका डिस्टेंस है डी। अब ये डी क्या है, डी आपका 25 सेंटीमीटर। अब देखो यार इसको दोनों आपके लिए सिंप्लीफाइड करता हूँ। आप 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस के अंदर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप भी कौन से, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इनके अंदर 2 एडजस्टमेंट होती है, पहली होती है आपकी नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरी होती है आपकी एलडीडीबी। दोनों को पढ़ना है मैं, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 3 हो गए, 2 ठीक है। तो इसका पहला हम पढ़ते हैं यार एलडीडी वाला, एलडीडीबी। अब एलडीडीबी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यार इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसका नाम से भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर यार मैं 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख दूं और उनको मैं ऑब्जर्व करूं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस, जब तक मैं उनको एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट मानूं, अगर आपको 2 चीजों को मैं दिखा रहा हूं और मैं आपको दूर ले जाता हूं, तो आपको समवॉट एक डिस्टेंस के बाद आपको ऐसा लगेगा वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही है ना। मतलब आपकी जो आई है उसको सेपरेट दिखा नहीं पा रही, उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपकी आई वो आपको दिखा दे। तो वही होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो आपका ह्यूमन आई के लिए कितना है, 25। इसका मतलब जो आपकी इमेज अभी दिखा रहा है आई, वो दिखा रहा है कि भाई इमेज है आपकी 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और एक चीज और यार नोट करने वाली, ठीक है, यहाँ पे एक और आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट, दोनों लिख के करते हैं, ठीक है। यह होगी आपकी नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब इमेज कहां बन रही है आपकी, इन्फिनिटी पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट, और दूसरा है आपका इमेज एट एलडीडीबी। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है भाई। नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो यार 2 चीज है यार इसमें, बेसिकली हम देखते हैं यार एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये मार्कर है, इसको मैं जितना दूर रखूंगा उतना मेरा एंगल आई से क्या होगा, छोटा होगा। ये मार्कर है, ये मैं इधर से देख रहा हूं उसका। अब एक एंगल तो आपका ये बन रहा है, ठीक है, कुछ अल्फा एंगल मान लेते हैं। अब यही सेम मार्कर उठ के यहाँ पे आ गया, मेरे पास आ गया। अब एंगल देखो आप, अब एंगल कुछ अल्फा डैश बन गया, तो आपका क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा डैश इज ग्रेटर देन अल्फा। दिख रहा है यार, सेम ऑब्जेक्ट के लिए जितना पास होगा उतना एंगल बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो इमेज मेरी एलडीडीबी में बनेगी उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो यार इसमें एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो आपका d/f। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो आपने यूज करी है, और वहीं पे इसकी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी वो होगी आपकी ज्यादा होगी, तो +1 कर देते हैं। याद करने का तरीका, नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना आया आ रहा है आपका भाई, d/f। डी क्या है आपका, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो यही मानना है, अगर वो क्वेश्चन में कुछ और दे दे तो उसको मान लेंगे। ये नहीं यार उससे बहस करना है, यार क्वेश्चन गलत है, इसमें तो 26 दे दिया है, 24 दे दिया, कुछ नहीं दिया है तो 25, और वहां क्वेश्चन में दिया है तो उसको मान लेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन d/f फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज एट एलडीडीबी ज्यादा होगा तो d/f +1। सिंपल है। चलो यार आगे बढ़ते, अपना सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, इतना ही था, ठीक है। अब बढ़ते भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। अब यार अपना काम सिंपल माइक्रोस्कोप से चल नहीं रहा था, तो इसलिए हमने क्या करा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब हमें और भी डीप जाना है, ठीक है। यार उससे तो आप जो सिंपल माइक्रोस्कोप था आप 10x चले गए, 20x चले गए, लेकिन क्या अगर हमें 200x जाना है, 150x जाना है, 300x जाना है, तो उसके लिए फिर मुझे जरूरत पड़ेगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो इसमें यार बेसिकली 2 लेंसेज का यूज करता हूँ मैं, एक आई पीस और एक ऑब्जेक्टिव। तो देखो जो
आंख के क्लोज है वो आई पीस, सिंपल। और जो ऑब्जेक्ट के पास है वो ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। आपने अगर कभी लेंस सॉरी माइक्रोस्कोप देखा भी होगा तो यार उसमें आप जनरली नोटिस करना, जहां से आप देखते हो यार थोड़ा बड़ा लेंस होता है, और जहां पे आपकी ग्लास स्लाइड रखी हुई होती है वहां पे बहुत छोटा लेंस होता है। आप ऐसे भी थोड़ा याद कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ध्यान रख लेना भाई, ऑब्जेक्टिव जो सॉरी ये आई पीस होगा, ये ऑब्जेक्टिव और ये आपका आई पीस। आई पीस आपका क्या होगा, यार बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, कोई सा भी एक केस का बना रहा हूँ अभी। और यहाँ पे आपकी आई देख रही है भाई इसको, ठीक है। यहाँ कहीं आपका F4 होगा और इधर पे कहीं आपका FE होगा। यहाँ कहीं आपका भाई ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे इमेज बन रही है इसकी, ठीक है। ये H हो गया। तो यार इसमें भी दो ही एडजस्टमेंट होनी है अपनी। कौन सा वाला भाई, सबसे पहला है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, ठीक है। और एक आपका हो गया इमेज एट LDDV। तो देखिए यार यहाँ पे आपके यूज हो रहे हैं दो लेंसेस, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है यार, मल्टीपल बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे MT मतलब टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, MO इंटू ME, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो भाई निकालते हैं। तो इधर पे जो आपका आएगा मैग्निफिकेशन आएगा LD/4φ। ऐसे याद करते हैं, LD/4φ। LD/4φ, L क्या है यार आपका, L है आपका ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ देखो डायग्राम में नोट करके बताता हूँ आपको। ये FO और FE के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना यार, यही होता है आपका ट्यूब लेंथ, ध्यान रखना, ठीक है। FO और FE के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ट्यूब लेंथ। और D तो आपको पता ही है यार, 25 सेंटीमीटर लेना है अगर कुछ नहीं दिया हो तो, ठीक है। FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और FE क्या आएगा आपका, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। फोफी याद करने का तरीका, ठीक है, LD/4φ, ठीक है। तो यार LDDP पे क्या होगी यार इसकी मैग्निफिकेशन, तो देखो इससे तो ज्यादा ही होनी है LD/4φ से। तो क्या आएगा, तो देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला है MO इंटू ME। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो मैग्निफिकेशन आएगा भाई वो आएगा आपका VO/UO, है ना। और इंटू ME की वजह से जो आएगा, अभी अभी हमने देखा था, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ आप जाओगे तो क्या आएगा भाई, D/FE+1, ठीक है, सिंपल है। इसकी वजह से नॉर्मल एडजस्टमेंट की वजह से क्या आ रहा है, LD/4φ, और इसकी वजह से क्या आ रहा है, VO/UO D/FE+1। याद करना सिंपल है, कैसे, MO इंटू ME, पहली की वजह से VO/UO, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप से आपका फॉर्मूला आउट किया है। तो यही आपका भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ से खत्म होता है। आप ध्यान रखना बस ट्यूब लेंथ वाली बात, है ना, बच्चे जनरली यहीं पे गलती कर देते हैं। अब यार बढ़ते हैं टेलीस्कोप की तरफ, ठीक है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप तो यार बनाते हैं। तो यार इसमें भी दो ही लेंसेज होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है यार वो बड़ा होता है और आपका आईपीस होता है छोटा। आपने देखा भी होगा टेलीस्कोप कैसे होता है, देखो एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। टेलीस्कोप आपको कुछ ऐसा होता है यार, देखना कुछ ऐसा ही होता है ना। यहाँ पे आपका स्टैंड लगा हुआ है कहीं स्टैंड पे, ठीक है, और आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो आगे से बड़ा होता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास है ना, आप उधर से स्टार्स देख रहे हो या फिर प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये वाला होता है बड़ा। अब उसका भी साइंटिफिक रीजन है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर सको, गैदर कर सको, तभी तो आपको दिखेगा, है ना। कोई चीज हमें दिखती ही क्यों है, जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास या मेरी आंखों में टकराएगी और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे।
तो सिंपल सी बात है यार, मैं बड़े ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूँ तो वहां से जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट मेरे लेंस से पास होके मेरे रेटिना के पास इमेज बना सके उतना मेरे लिए ज्यादा बेटर, उतना अच्छे से मुझे दिखेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसलिए इसका बड़ा होता है यार। ये हो गया भाई आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया भाई आपका आई पीस। ठीक है, आपकी भाई रेज आई और ये बेंड हो गई और ये आपकी आई पीस और आपने यहाँ पे इमेज देखी। अच्छा ये तो इंटरसेक्टिंग नहीं है, देखिए बनाते डायग्राम। ऑब्जेक्टिव आई पीस ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आपका ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है यार, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करो, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अच्छा लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, जरूरी है नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब यार ये समझ लो कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तब नॉर्मल एडजस्टमेंट, और एलडीडी भी मतलब इमेज आपकी कहाँ बन रही है, डी पे बन रही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव और ये है आपका आई पीस। तो देखना यार, ये जो आपका एंगल बना रहा होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ये होता है आपका अल्फा, और वहीं पे ये जो आपका एंगल आई पीस बना रहा होता है ये होता है आपका बीटा। तो जब आप एक डेरिवेशन करोगे ना यहाँ पे, जो कि अभी आपके लिए जरूरी नहीं है ना, वो क्या आएगा आपका, मैग्नीफाइंग पावर आती है, मैग्नीफाइंग पावर होता है यार आपका बीटा बाय अल्फा। ठीक है, डायरेक्ट बीटा बाय अल्फा क्यों यार, एंगल बहुत छोटा है और आपको बता रखा है कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा, अगर छोटा है तो साइन थीटा थीटा है, टेन थीटा भी थीटा है। ठीक है ना, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई ये आएगा एफ ओ बाई यू। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट जो आपका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मैग्नीफाइंग पावर। तो कितना आएगा आपका एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करूं आपकी एल डी डी वी की, ज्यादा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है, साइड में लिखता हूँ एल डी डी वी। तो भाई आपकी जो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर आएगी एफ ओ 1/FE + 1/D, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 4/φ + 4/D, जो ज्यादा भी है ना, इसकी सिर्फ FO + FE थी, इसमें प्लस हो गया FO/D। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LDDV पे टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। इसमें यार L तो मुझे पता ही है, L क्या होता है इसमें यार, देखो ट्यूब लेंथ, L क्या है ट्यूब लेंथ, और यहाँ पे जो ट्यूब लेंथ होगी वो हो गया, नीचे लिख देते हैं अच्छे से, ट्यूब लेंथ क्या होगी आपकी FO + FE। ध्यान है ना, FO + FE। आपको कई बार हो सकता है कि यार आपको मैग्नीफाइंग पावर दे आपको यार मैग्नीफाइंग पावर दे दी कि भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट पे मैग्नीफाइंग पावर ये है, और आपको ट्यूब लेंथ दे दी, और आपसे FO पूछ रहा है, FE पूछ रहा है, आपसे कुछ ही पूछ सकता है, फिर उल्टा भी कर सकता है, यार आपको FO दे दी, आपको ट्यूब लेंथ दे रखी है, तो पूछ रहा है भाई मैग्नीफाइंग पावर बता दो, तो आपको ट्यूब लेंथ का FO और FE के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान है ना, ये तो सब याद कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं। ट्यूब लेंथ कितना है, FO + FE। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यहाँ पे हम अपना रे ऑप्टिक्स को कंक्लूड करते हैं। तब तक यार पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जी।